हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं अब कुछ ऐसे लॉस के बारे में जो कि बहुत कह लीजिए यूनिवर्स में जहां पर भी हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जहां पर भी केमिकल रिएक्शन चलती है, जहां पर भी हमारा केमिस्ट्री का एक एस्पेक्ट स्टडी करा जाता है, तो वहां पे कुछ लॉज को अप्लाई करा जाता है, कुछ रूल्स को अप्लाई करा जाता है। और जो रूल्स वहां पे वो अप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स, उन रूल्स और उन लॉज के बारे में आज का ये वीडियो लेक्चर बना हुआ है। और स्टूडेंट्स, इन सभी लॉज को यहां पर हम बनाते हैं नाम स्टूडेंट्स आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जी हाँ, तो आज का वीडियो लेक्चर बात कर रहा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। कुछ ऐसे लॉज जो एक केमिकल रिएक्शन या कोई केमिकल कंपाउंड जब बनता है तो वहां पर इनको अप्लाई करा जाता है। यानी कि अगर मान लो कोई चीज या कोई प्रोसेस केमिस्ट्री के अंदर या केमिस्ट्री का कोई प्रोसेस अगर हम बोल रहे हैं कि भैया मान के चलो ये प्रोसेस केमिस्ट्री का है, तो उस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं ये लॉज लग रहे होंगे, या आई शुड से उस प्रोसेस को इन लॉज को ओबे करना पड़ेगा, उन लॉज को उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इन लॉज को ओबे करना पड़ेगा। अगर आपका प्रोसेस लॉ को ओबे कर रहा है देन वी कैन कंसीडर इट एज योर केमिस्ट्री या केमिकल प्रोसेस को हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जैसे आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो यहां पर आज हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री के दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एप्लीकेबल होता है, और जहां पर भी केमिस्ट्री रिएक्शन होगी, केमिकल प्रोसेस चलेगा, वहां पे ये रूल अप्लाई होगा ही होगा, राइट। तो चलिए पहले देखते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स आप लोगों के 5 लॉज आते हैं। पहला आपका जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा आता है स्टूडेंट्स आप लोगों का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और रेशियो भी बोल सकते हैं इसको आप लोग। थर्ड स्टूडेंट्स वी हैव हियर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ वी हैव हियर इज योर फोर्थ लॉ वी हैव हियर स्टूडेंट्स आपका गे-लुसेक्स लॉ। इट्स अ साइंटिस्ट गे-लुसेक्स, तो उनके द्वारा ये लॉ दिया गया था, फाइन। एंड फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट्स आपका एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों का एवोगैड्रोस लॉ। अब इनमें बता देता हूं मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स, आपके ये तीनों लॉज तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मतलब जहां पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, कोई केमिकल प्रोसेस चलेगा, वहां पे लॉज तो अप्लाई होंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों लॉज स्टूडेंट्स, आपके ये दोनों लॉज जो है, ये दोनों स्टूडेंट्स बने हुए हैं ओनली फॉर गैसेस। याद रखना, ये लॉ बने स्टूडेंट्स ओनली फॉर गैस, सिर्फ गैस के लिए बने गए हैं ये दोनों लॉज। यानी कि जब कभी हम लोग केमिस्ट्री में गैसेस वगैरह को स्टडी करते हैं या ऐसा सब्सटेंस जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो वहां पर स्टूडेंट्स हम लोग इन लॉज के बारे में भी, वहां पे इनको ये लॉज आपके गैसेस को फॉलो करने पड़ेंगे। या मानकर चलो उन गैसेस के बारे में अगर कुछ चीज स्टडी कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इन लॉज को वहां पर अप्लाई करके उनको स्टडी करा जाता है, राइट। तो ये सारे आपके लॉज है, जिनमें से सबसे फैमिलियर नाम आपको जो लग रहा होगा इस टाइम स्टूडेंट्स, वो होगा आप लोगों का शायद पहला लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो मैं आपको बताना चाहूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों का एक्चुअली बताना चाहूं मैं आपको, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ के आए हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ये क्या कर रहा है और केमिस्ट्री में इसका क्या लेना देना है ये जानते हैं फिलहाल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपने पांचों नाम कॉपी कर लिए हो। ये दो गैसेस के लिए है, बाकी तीनों लॉ यूनिवर्सल है। तो चलिए बात करते हैं फिलहाल हम लोग आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ के बारे में, जो कि है स्टूडेंट्स आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ बताना चाहूं मैं आपको स्टूडेंट्स, ये जो लॉ है आपका, ये जो लॉ है आपका स्टूडेंट्स, ये लॉ आपका कह के चलिए कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को लास्ट पॉइंट लिखवाया था आपको याद होगा, विच इज योर व्हाट डू वी कॉल, कि मास ऑफ एन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और मैंने वहां आपको बताया भी था कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड हो रही है किसके साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स ये लॉ कुछ और नहीं, ये लॉ यही बोलता है दैट it states that mass of a substance can neither be created nor destroyed, but it can change
but it can change from one form to another। जी, सेम स्टेटमेंट है, कुछ खास काम नहीं है यहां पर, तो चलो जल्दी से समझते हैं कि क्या कह रहा है ये लॉ। ऑलराइट, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये लॉ आपको यहां पर अब ये बताना चाह रहा है कि इस लॉ के अंदर बेसिकली, अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर बात करूं तो केमिस्ट्री में क्या कर रहा होता है, तो मैं आपको बेसिकली इस लॉ का सिंपल स्टूडेंट्स लेना देना है आपके रिएक्शन से, कि रिएक्शन में लॉ कैसे काम करता है। जैसे कि मान के चलो स्टूडेंट्स, मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, तो आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना के देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बिल्कुल सही। तो ये लॉ बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर मैं इस लॉ का एक्चुअल में केमिस्ट्री में इसका क्या पर्पस है, केमिस्ट्री में क्या कर रहा है, अगर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूं, तो ये लॉ स्टेट में यहां ये बोल रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, ध्यान सुनेगा, स्टेटमेंट से मैं बस इंप्लीमेंट कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि इसको कैसे रिलेट करा जाए रिएक्शन के साथ, कैसे इंप्लीमेंट करा जाए केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये लॉ बेसिकली बोल रहा है कि आपका दिस लॉ के अकॉर्डिंग कि आपके जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर आपके रिएक्टेंट का जो मास होगा, आई रिपीट, आपके रिएक्टेंट का जो मास होगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा आपका इक्वल रहेगा किसके मास के साथ, प्रोडक्ट के मास के साथ। किसके साथ रहेगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट के मास के साथ। जैसे कि स्टेटमेंट बोल रहा है मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता, बट क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज। तो यहां पे इसी बारे में बात कर रहा है। और आई एम श्योर आप लोगों ने जब 10th क्लास में बैलेंसिंग सीखी थी, तो आपने वहां पर इसी लॉ के लिए बैलेंसिंग सीखी थी, राइट। आप लोग बोलते थे ना कि भैया रिएक्टेंट में जितना एटम हो, जितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड भी उतना ही होना चाहिए। होता था कि नहीं होता था? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो बैलेंसिंग सीखी थी 10th क्लास के अंदर, वो इसलिए ही सिखाई जाती थी स्टूडेंट्स, क्योंकि ताकि आपके सभी रिएक्शंस के ऊपर ये लॉ आप लोगों का क्या हो सके, अप्लाई हो सके, ये लॉ आप लोगों का अप्लाई हो सके। इसीलिए आपको वो पढ़ाया जाता था कि भैया जो भी अमाउंट रिएक्टेंट की तरफ रहेगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट की तरफ, ताकि आपकी वो जो रिएक्शन है, आपकी जो इक्वेशन आपने तैयार करी फाइनली, वो किसको फॉलो करे, वो किसको सेटिस्फाई कर सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और आप ये जानते भी हो कि केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, सारी रिएक्शंस क्या होती है, सारी रिएक्शन बैलेंस होती है। बैलेंस का काम यही होता है। तो बैलेंस होने का मतलब क्या है कि भैया अगर मान के चलो आपके पास कोई अनबैलेंस इक्वेशन भी है, तो आप जानते हो कि पहले हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तो क्यों बैलेंस करते हैं? ताकि ये लॉ उसके ऊपर अप्लाई करा जा सके। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टूडेंट यहाँ स्ट्रेट अवे जो मतलब है वो यही है कि भैया यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके किसके बारे में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के इक्वल के बारे में। कि भैया जब भी कोई रिएक्शन होगी, जितना रिएक्टेंट हमारे पास होगा, ध्यान सुनेगा, जब भी कोई रिएक्शन होगी, जितना रिएक्टेंट हमारे पास होगा, हमेशा हमें प्रोडक्ट भी उतना ही मिलेगा। जितना रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा, राइट। जैसे कि मान के चलो इस लॉ की अगर मैं बात करूं, तो अगर स्टूडेंट्स में एटॉमिक मास के बेसिस पे बात करूं, तो एटॉमिक मास के बेसिस पे कार्बन का मास आप जानते हैं 12, राइट, 12 होता है, बिल्कुल। ऑक्सीजन का मास स्टूडेंट्स आप जानते हो कि एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, कितना होता है 16, और 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो 16 × 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 32 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अगर मैं इनको ऐड करता हूं स्टूडेंट्स, तो लॉ बोलता है कि इनका जो एडिशन का आंसर आएगा, ये जो मास आएगा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपके CO2 के मास के इक्वल। तो CO2 का मास अगर हम निकाले, तो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सिखाया था, दैट इज 12 + 2 × 16, दैट इज आउट टू बी 44। और स्टूडेंट्स अगर आप इसको भी ऐड करें तो ये भी कितना आएगा, 44। तो यहां से स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास सेम आ रहा है। सो स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यहां पर यही बताता है कि जब कोई रिएक्शन चल रही होगी, तो आपके रिएक्टेंट का जो अमाउंट होना चाहिए, मास होना चाहिए, वो हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल है। ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स कि आपका रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट कम, या मानकर चलो आपने कह लीजिए कि आपने रिएक्टेंट कम यूज करा, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऑलराइट, इवन तो कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है, कुछ कंडीशंस को स्टूडेंट्स हम वहां पर नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। देयर इज अ टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर के बिल्कुल एंड में जाके पढ़ेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट भी एक चीज होती है रिएक्शंस के अंदर, क्या होती है, कैसे होती है, वगैरह वगैरह, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जस्ट बेसिक्स पे अगर ध्यान दे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इतना ही कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट हर रिएक्शन का किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट साइड के इक्वल। फाइन, तो समझ आता है सब लोगों को ये? जी, सबको समझ आता है? तो स्टूडेंट्स कॉपी कर लीजिएगा सब लोग ये, फाइन। क्योंकि अब मैं फिर इसको हटा देता हूं, और अब हम बात करते हैं इससे अगले लॉ के बारे में, जो कि है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जी, हटा दे इसको स्टूडेंट्स, चलिए हटा देते हैं इसको और बात करते हैं अगले लॉ के बारे में। यस, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब। सेकंड वी हैव हियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो अगला लॉ हमारे पास है वो है स्टूडेंट्स आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
जैसे आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स की डेफिनेट वर्ड जो है यहाँ पर, इसका मतलब है स्टूडेंट्स आपका फिक्स्ड, और अगेन हेयर स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन वर्ड जो है इट स्टैंड्स फॉर योर रेशियो। इसका मतलब है रेशियो, यानी कि स्टूडेंट्स इस लॉ को हम बुलाते हैं लॉ ऑफ फिक्स रेशियो, लॉ ऑफ फिक्स रेशियो, राइट। तो लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, अब ये जानते हैं। चलिए तो लॉ क्या बोलता है देखिएगा, तो ये बोलता है स्टूडेंट्स आपका a chemical compound is always made up of same element combined together in same fixed proportion by मास। जी हाँ, ये आपको लॉ के स्टूडेंट स्टेटमेंट है। लॉ आपको स्टूडेंट ये बताना चाहता है। अब ध्यान सुनेगा लॉ क्या बोलता है। देखिए जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट को समझते क्या है, ठीक है। इन लॉस की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होती है समझना, बट फिर भी स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे कि जितनी लेमन लैंग्वेज में कह लीजिए आप लोग, जितनी सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा इसको जानना, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की बात करें तो क्या है ये लॉ। ये लॉ ये बोलता है कि मान के चलो कोई कंपाउंड अगर सेम एलिमेंट का बना है, आई रिपीट, कोई कंपाउंड अगर सेम एलिमेंट का बना है, याद रखना, तो वो सेम एलिमेंट्स हमेशा जब भी कंबाइन होंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो वो अगर आपका याद रखना वो हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, आपका फिक्स प्रोपोर्शन, जैसे मैंने ऊपर लिखा था स्टूडेंट, फिक्स रेशियो में रहेगा, राइट। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स H2O के बारे में, लेट्स से वाटर। तो स्टूडेंट वाटर के अंदर अगर बाय मास का मतलब है, अच्छा बाय मास का मतलब याद रखना स्टूडेंट्स, अब हम लोग जितनी भी बातें करेंगे, जितनी भी डील करेंगे ना कंसेप्ट्स के अंदर, वो सारे कंसेप्ट स्टूडेंट्स हम लोग उन सबके अंदर बात करेंगे आपके कह लीजिए कि व्हाट डू वी कॉल, बात करेंगे हम लोग आपके मासेस के अंदर, एटॉमिक मास के बारे में बात करें, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास स्टूडेंट्स 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो कितना मास हो जाएगा उसका 2, ऑक्सीजन का मास स्टूडेंट कितना होता है आपका 16, तो स्टूडेंट रेशियो कितना आ गया 1:8, कितना रेशियो आ गया स्टूडेंट 1:6. यानी कि स्टूडेंट लॉ ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान सुनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलकर के वाटर को बनाएंगे, जब भी मिलकर के वाटर को ये बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स हमेशा का जो कॉम्बिनेशन रेशियो रहेगा फिक्स रहेगा, बदलेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, कभी चेंज नहीं होगा ये। अब चाहे वो वाटर आप लोगों का, आपका कह लीजिए कि आपका सी वाटर हुआ, चाहे वो आपका लेक का पानी हुआ, चाहे वो आप लोगों का डोमेस्टिक जो आप लोग घरों में पानी यूज करते हैं वो पानी हुआ, या वो किसी मान के चलो किसी लेबोरेटरी, किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान पानी जनरेट हुआ, राइट। मास अगर सेम है, याद रखना, अगर कंपाउंड सेम है तो वो कंपाउंड कहीं से मिले, चाहे सी से मिले, चाहे लेक से मिले, चाहे डोमेस्टिक वाटर मिले, या लेबोरेटरी में तैयार करा गया होगा, अगर स्टूडेंट वो कंपाउंड सेम है, अगर वो कंपाउंड सेम है तो उसका रेशियो भी फिक्स रहेगा। जो एलिमेंट जिस रेशियो में कंबाइन हुए थे, इट विल ऑलवेज बी अ फिक्स्ड सेम रेशियो, इट विल ऑलवेज बी अ फिक्स्ड सेम रेशियो। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का यही मतलब है स्टूडेंट्स कि मान के चलो कोई भी हम केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, अब वो कंपाउंड कहीं भी तैयार करा गया होगा या किसी भी प्रोसेस में बनाया गया होगा, या मान लो किसी कंपाउंड या वो मान लो कोई रिएक्शन चल रही थी, अगर मान लो उस रिएक्शन में वो एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, तो स्टूडेंट अगर वो कंपाउंड हमें अलग अलग जगहों से भी मिल रहा होगा ना, तो उसका मास, उसके अंदर जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, उन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन रेशियो ऐसा नहीं कि बदलता रहेगा, वो फिक्स रहेगा। अगर कंपाउंड सेम है तो ये कॉम्बिनेशन रेशियो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे कि CO2 की बात करते चलिए, CO2, ठीक है। अब CO2 को अगर मास रेशियो ले स्टूडेंट्स, तो कार्बन कितना होता है आपका 12, ऑक्सीजन इज योर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 32, कितना हो गया 32। अगर स्टूडेंट्स हम 4 से निकाले तो 3:8 हो जाता है, कितना हो जाता है स्टूडेंट 3:8, राइट। अब स्टूडेंट जब भी कार्बन ऑक्सीजन मिलकर, जब भी आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के अब जब भी CO2 बनाएंगे, तो स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन रेशियो यही रहेगा। अगर रेशियो फिक्स है, अगर कंपाउंड सेम है, तो रेशियो स्टूडेंट फिक्स ही रहेगा। अब चाहे वो CO2 इंडिया के एयर के अंदर मिल रहा हो, चाहे वो CO2 आप लोगों का सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर डाला गया होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी तो CO2 होता है, सोडा वाटर जिसे कहते हैं आप, राइट। अगर वो CO2 है तो कहीं भी मिले, इंडिया में मिले, अटलांटिक ओशियन के ऊपर मिले, यूएसए में मिले, कहीं पर भी मिले, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर मिल रहा है, तो स्टूडेंट अगर वो CO2 है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सो द कॉम्बिनेशन रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स दैट विल रिमेन सेम, क्या रहेगा स्टूडेंट, ये आपका सेम रहेगा, डेफिनेट रहेगा। एंड दिस इज व्हाट योर लॉ सेज कि डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि एलिमेंट जब भी कंबाइन होंगे तो उनका रेशियो फिक्स रहेगा, राइट। तो ये आपकी स्टेटमेंट थी स्टूडेंट, और ये लॉ था। आई होप लॉ समझ आया होगा, बहुत आसान लॉ है ये, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, फाइन।
तो उसको आप लोग फिलहाल स्टूडेंट्स कॉपी कर लीजिएगा, इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स हटा दे इसको, हम लोग अब हटा दिया जाए, सबने कर लिया कॉपी। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे। अब देखिए अगर हम लोग कंक्लूड करें ना इस लॉ को स्टूडेंट्स, अगर हम कंक्लूड करें तो कंक्लूजन यहां पर लॉ का यही बोल रहा है कि अगर कंपाउंड सेम है और वो चाहे किसी भी तरीके से बनाया गया, किसी भी सोर्स को लेकर के तैयार करा गया, कहीं पर भी तैयार करा गया हो, तो उसके अंदर हमें जो भी हमें फॉर्मूला मिलेगा या जो भी हमारा कंपाउंड तैयार होगा उसका जो रेशियो रहेगा इट विल रिमेन सेम। अब रेशियो को हम लोग स्टूडेंट परसेंटेज में भी स्टडी कर सकते हैं कि भैया जो परसेंटेज होंगे एलिमेंट्स के, मान लो कोई कंपाउंड है राइट, उसके अंदर जो भी परसेंटेज दे रखा होगा आपके एलिमेंट्स का वो परसेंटेज भी फिक्स रहेगा, क्योंकि जो क्वांटिटी होती है उसको हम परसेंटेज या रेशियो दोनों में कैलकुलेट करी जा सकती है। याद रखना स्टूडेंट्स, रेशियो और परसेंटेज दोनों में कैलकुलेट करी जा सकती है, लेकिन फिलहाल हम रेशियो में डील करते हैं तो चीजों को हम लोग रेशियो में ही रहने दे सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने मास परसेंटेज नहीं पढ़ा, तो अभी फिलहाल मैं मास परसेंटेज की बात नहीं करता, ठीक है, फिलहाल हम रेशियोज की ही बात रखते हैं। फाइन, तो चलिए फिलहाल देखते हैं स्टूडेंट्स की लॉ क्या कहता है और इस पर क्वेश्चन कैसा आता है। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और समझते हैं लॉ क्या बोलता है, ठीक है। लेकिन याद रखना भाई क्वेश्चन का सिंपल सा फंडामेंटल यही है। क्या फंडामेंटल है क्वेश्चन का? कि क्वेश्चन यही बोलेगा आप लोगों को कि बताइए कि लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो स्टडी है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रही है कि नहीं। तो फॉलो करने का सिंपल से मतलब है कि जो कंपाउंड हमें एक्सपेरिमेंट या मेथड जो भी दे रखे होंगे उससे हमें जो कंपाउंड का अमाउंट मिल रहा होगा, जो हमें कंपाउंड का रेशियो मिल रहा होगा, वो रेशियो सेम रहना चाहिए। मान लो, चलो क्या मान लो, फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है देखिएगा। चलो क्वेश्चन बोल रहा है that 2.16 ग्राम of copper metal डेफिनेट प्रोपोर्शन जी। तो स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, ये आपको फाइनली लॉ है, पूरा क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि दो एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, यहां देखिएगा दो एक्सपेरिमेंट है, ये है तो आपका स्टूडेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट और ऊपर दिया हुआ है आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। दोनों एक्सपेरिमेंट से आपको कॉपर ऑक्साइड का एक वेट दिया हुआ है और बोला गया उसके अंदर इतना कॉपर था। फिर एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें कॉपर का वेट इतना था, कॉपर ऑक्साइड का वेट इतना था। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए क्या ये डाटा आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। तो देखिए डेफिनेट प्रोपोर्शन का सिंपल सा मतलब है आपको रेशियोज लेने हैं। ध्यान सुनेगा, आपको ये निकालना है जो एक्चुअल फंडामेंटल आइडिया रहेगा ना स्टूडेंट कैलकुलेशन के लिए। ध्यान सुनेगा, जो एक्चुअल फंडामेंटल आइडिया रहेगा स्टूडेंट कैलकुलेशन के लिए वो क्या रहेगा, ध्यान देखिएगा कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का मतलब है स्टूडेंट्स की तो क्या प्रेजेंट होगा, कॉपर होगा और ऑक्सीजन होगा। कितना कॉपर कितना ऑक्सीजन इससे मतलब नहीं है, सिंपल बोल रहा है कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर है और ऑक्सीजन है, एक्स और वाई का रेशियो होगा, कुछ भी होगा क्वांटिटी, राइट, उससे हमें मतलब नहीं है। फाइन, फंडामेंटल स्टूडेंट सिंपल सा है कि जितना भी कॉपर ऑक्साइड है उसके अंदर कॉपर जो है वो फिक्स रेशियो में है कि नहीं, फिक्स रेशियो। इस कंपाउंड के कंपैरिजन जो कॉपर का रेशियो आना चाहिए, जो उसकी क्वांटिटी रहनी चाहिए, याद रखना वेट नहीं, क्वांटिटी का मेरा मतलब वेट से नहीं है, कि वेट का जो रेशियो होगा, याद रखना कि इसके अंदर जो कॉपर के वेट का जो रेशियो निकालूंगा फाइनल वेट कंप्लीट वेट के अकॉर्डिंग जो रेशियो आएगा वो रेशियो फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि लॉ यही बोल रहा है कि रेशियो फिक्स रहना चाहिए। भैया डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है दैट रेशियो हैज टू बी सेम, रेशियो हैज टू बी फिक्स। तो यहां पर हमें वेट के बेसिस पे बात नहीं करनी स्टूडेंट्स। काफी स्टूडेंट तो कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर 2.16 ग्राम है, सर यहाँ पर अलग वेट आ रहा है, तो सर हो सकता है लॉ को फॉलो ना कर रहा। भाई वेट को डील नहीं करना, डील किसमें करना है, रेशियो में डील करना, ठीक है। तो रेशियो निकालेंगे हम, और क्या रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 की बात करूं तो एक्सपेरिमेंट 1 में क्या निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करेंगे रेशियो ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन कॉपर ऑक्साइड की रेशियो निकालेंगे कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड में प्रेजेंट है। और स्टूडेंट रेशियो आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, P बाई क्यू की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखो कॉपर को निकाल रहा हूं कि कितना कॉपर प्रेजेंट है कॉपर ऑक्साइड के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि जिसकी भी हम कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स में सुना होगा, जिसकी कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग उसका वेट ऊपर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट किसके साथ, डिवाइड कर देते हैं हम लोग टोटल मुझे वेट दे रखा है कंपाउंड का कितना 2.70, टोटल कितना दे रखा है स्टूडेंट्स मेरे को 2.70, राइट जी बिल्कुल। तो बेसिकली कि देखिए पूरे कंपाउंड के अंदर तो स्टूडेंट कॉपर और ऑक्सीजन है, बात हो रही सिर्फ कॉपर की, यानी कि कॉपर का जो रेशियो है इन कंपैरिजन, ध्यान सुनेगा, कॉपर का रेशियो इस पूरे कंपाउंड के कंपैरिजन में जो रेशियो आना चाहिए वो फिक्स आना चाहिए।
अगर रेशियो फिक्स आ गया इसका मतलब है कि डाटा हमारे डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है इस बार, आपको सिर्फ स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट करने हैं, रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं जिस भी एलिमेंट का दे रखा है। हो सकता था इस क्वेश्चन के अंदर कॉपर की जगह ऑक्सीजन का रेशियो कैलकुलेट करता, तो स्टूडेंट अगर ऑक्सीजन की भी बात करता तो ऐसा नहीं कि मैं तरीका बदल देता, ऐसा नहीं तरीका बदल देता, तरीका तब भी सेम रहता, लेकिन तब हम क्या कैलकुलेट करते, तब हम लोग स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट करते कि भैया ऑक्सीजन का कितना रेशियो आ रहा है, ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स आ रहा है कि नहीं। अभी क्योंकि कॉपर के बारे में बात करके तो अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि कॉपर का रेशियो फिक्स आ रहा है कि नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट में और दूसरा एक्सपेरिमेंट में। अगर रेशियो फिक्स आ गया तो यानी कि लॉ उसको फॉलो कर रहा है डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो याद रखना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके आएंगे कि डेफिनेट प्रोपोर्शन के लॉ को बताइए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसमें बेसिकली लॉजिक ये लगाना है स्टूडेंट्स कि आपका एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर कंपाउंड में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के दौरान भी उसका रेशियो फिक्स आना चाहिए। जैसे यहां पर हम लोग किसका रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉपर का, तो कॉपर का बार बार मैं रेशियो निकालूंगा और अगर वो रेशियो फिक्स आ गया तो लॉ आपका क्या बन जाएगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर लेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो वो कर लेगा, राइट। तो रेशियो यहां पे स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग आपका। तो अच्छा, इससे पहले स्टूडेंट्स एक काम और करते हैं, ये हमारा स्टूडेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, सेकंड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट, तो रेशियो ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन कॉपर ऑक्साइड, एक्सपेरिमेंट 2 की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट 2 के अकॉर्डिंग कॉपर कितना था, 0.92 अपॉन में 1.15। यहां पर भी हम रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, यहां पर भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रेशियो को कैलकुलेट। जी स्टूडेंट्स, तो रेशियो को कैलकुलेट करेंगे यहां पर भी हम लोग, फाइन। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 2, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करा जाएगा, ओके। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट ये सॉल्व कर करा करके ये आपका आएगा स्टूडेंट 0.8 0 का अप्रॉक्स आएगा, इसको स्टूडेंट 0.80 मान लेता हूं मैं रेशियो को, ठीक है। इसको यहां स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं, तो 0. ये आपका 8 0 के अप्रॉक्स आएगा स्टूडेंट, इसको भी मैं 0.8 मान लेता हूं। यानी कि स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हो कि कॉपर का जो दोनों ही केस में स्टूडेंट्स कॉपर ऑक्साइड के दोनों हमने वेट दे रखे, कितना कितना वेट दिया हुआ है, एक वेट दिया हुआ 1.15 ग्राम और दूसरा वेट दिया हुआ है 2.70 ग्राम। दोनों में हमने जब कॉपर का रेशियो कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है स्टूडेंट, सेम आ रहा है। और जैसे मैंने बताया रेशियो अगर सेम है, फिक्स है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स आपके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो कोर कंसेप्ट है वो किस चीज का, तो कोर कंसेप्ट इसी चीज का स्टूडेंट्स कि एक एलिमेंट दिया हुआ है और उस एलिमेंट का अलग अलग वेट रखा होगा, उस सेम कंपाउंड सेम होगा लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन अलग अलग होगी, वेट अलग अलग दे रखे होंगे। तो हर बार क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, उस वेट का जो दिया हुआ है हमें उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। रेशियो अगर सेम आ गया तो हमारा हो सकता है कि लॉ आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, फाइन। तो कर लिया, सबको समझ आता है स्टूडेंट्स ये। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिएगा और अगर आपको लगता है कि इससे समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा मेरे को कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई, फाइन। तो हटा दो इसको स्टूडेंट, फिलहाल हटा दिया जाए। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये था आपका व्हाट डू वी कॉल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं आपका नेक्स्ट लॉ, जो कि है स्टूडेंट्स आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जी हाँ, जो है आपका स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखिए मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया तो मैं, प्रोपोर्शन का मतलब अगर स्टूडेंट्स आपका रेशियो ही है और मल्टीपल वर्ड यहाँ पे स्टैंड करता है आपका, कह लीजिए कि व्हेन हम किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, क्या होगी, वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई है। तो मल्टीपल वर्ड का मतलब स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पर मल्टीपल वर्ड का मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा, यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि क्वांटिटी आपकी मल्टीप्लाई होना शुरू कर देगी, एक पर्टिकुलर फैक्टर से वैल्यू मल्टीप्लाई होना शुरू कर देगी, राइट। तो चलिए पहले इसके स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट इस लॉ की बोलती है when two elements are combined together to form more than one compound, then the masses of
one of the element which combines with अब ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फिक्स्ड मास ऑफ another element bear simple whole number रेशियो। जी हाँ, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग अब बात कर रहे हैं आप लोगों का कि दो एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट स्टूडेंट्स जब एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो स्टूडेंट अब ये लॉ इस बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि जब एक से ज्यादा कंपाउंड बनेगा, मोर देन वन कंपाउंड, यस स्टूडेंट देख रहे हैं, मोर देन वन कंपाउंड, तो स्टूडेंट यहां पर हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल कंपाउंड्स के बारे में, एक से ज्यादा कंपाउंड के बारे में। बट कंडीशन क्या है कि जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स होंगे स्टूडेंट, जो एलिमेंट होंगे वो फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट लॉ क्या बोलता है आपका। तो स्टूडेंट लॉ को समझते हैं हम लोग। फिलहाल लॉ क्या बोल रहा है कि एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आप लोगों का, लेट से हाइड्रोजन का, स्टूडेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों एलिमेंट्स मिल करके वाटर को बना सकते हैं, बिल्कुल सही, वाटर बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, ठीक है। और स्टूडेंट ये दोनों एलिमेंट्स मिल करके एक और कंपाउंड होता है विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इट्स अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज वेल, राइट। क्या होता है पढ़ना आपको इस साल के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि लॉ क्या बोलता है और लॉ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट देखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो स्टूडेंट हाइड्रोजन का मास 1 होता है, आप लोग जानते हैं, एटॉमिक मास 2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 2:2। ऑक्सीजन इज स्टूडेंट 16, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। सिंपल करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1:8, कितना हो जाएगा 1:8। इसमें देखते हैं स्टूडेंट हाइड्रोजन का मास अगेन सेम रहेगा स्टूडेंट्स 2, बट इस बार स्टूडेंट आप देख सकते हो ऑक्सीजन कितना हो चुका है 2 हो चुका है, तो स्टूडेंट 2 के लिए कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 32, राइट। और रेशियो कितना होगा स्टूडेंट्स आपका 1:16, इस बार रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1:16। तो स्टूडेंट्स अब लॉ को देखते हैं, लॉ क्या बोल रहा है, ध्यान देखिएगा, लॉ की स्टेटमेंट समझते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है बट कोशिश करते हैं समझने की। बेसिकली स्टूडेंट स्टेटमेंट समझाना चाह रही है दो एलिमेंट के कंबाइन के बारे में। स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करना चाह रही है कि किस मैनर में एक एलिमेंट का फिक्स मास जब दूसरे के अमाउंट से कंबाइन होगा, या एक का मास दूसरे के फिक्स अमाउंट से कंबाइन करेगा तो क्या चेंज देखा जाएगा। तो बेसिकली स्टेटमेंट को जब हम समझेंगे तो दिमाग में लोग जो पिक्चर लेके चलने वाले हैं वो पिक्चर यही होगी कि भैया सेम एलिमेंट है, एक का मास होगा फिक्स और दूसरे का मास बदल रहा होगा, ठीक है। बदलता हुआ मास जब फिक्स मास से कंबाइन करेगा तो उस बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो बदलता हुआ मास, यानी कि पहले कुछ और मास रिएक्ट कर रहा होगा बाद में कुछ और मास, लेकिन यहां पर याद रखना एक एलिमेंट का मास फिक्स रहने वाला है, याद रखना स्टूडेंट एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा। एज यू कैन सी कि द मास ऑफ वन एलिमेंट, की एक एलिमेंट का मास जो कंबाइन करेगा दूसरे एलिमेंट के किससे स्टूडेंट, दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से, मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर। फिक्स्ड मास ऑफ अनदर का मतलब है कि दूसरे एलिमेंट के मास से जो कंबाइन करेगा वो फिक्स रहना चाहिए, और इनका जो रेशियो आएगा वो होल नंबर रेशियो है। कितना आएगा स्टूडेंट, वो होल नंबर रेशियो आएगा। यानी कि आप यहां पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि इस सारे दोनों केसेस में स्टूडेंट ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का मास, स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का मास सेम है, यानी कि इन दोनों कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी यूज हुई है वो फिक्स है, 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज हुआ है, राइट। लेकिन ऑक्सीजन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन का मास जैसे ही आपका कंपाउंड डिफर हुआ, जैसे आपका कंपाउंड दूसरा बना, तो स्टूडेंट आप देख सकते हो ऑक्सीजन का रेशियो बदल चुका है, यहां रेशियो 8 था, यहां रेशियो 16 हो चुका है, यहां रेशियो 8 था, यहां रेशियो कितना हो चुका है 16। तो लॉ को अगर स्टूडेंट्स हम स्टडी करें तो लॉ यही बोल रहा है दैट मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन मल्टीपल टाइम कंबाइन होगा, ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से अलग अलग तरीके से कंबाइन होगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना कितना स्टूडेंट्स आपका कह लीजिए 8 और 16 कंबाइंस विद, ये दोनों मास किससे कंबाइन होंगे, कंबाइंस विद फिक्स्ड मास किसका, हाइड्रोजन का। कितना, हाइड्रोजन का फिक्स मास, वो भी कितना 1, कितना 1। यानी कि अब आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहां पर जो मासेस ऑफ वन एलिमेंट की बात हो रही है ना, अगर मैं इस एग्जांपल को लेकर चलूं तो वो स्टूडेंट आपका ऑक्सीजन है, कि ऑक्सीजन का जो मास यूज हो रहा है यहां पर वो मास बदल तो रहा है, लेकिन अगेन आप देख सकते हो हाइड्रोजन का मास फिक्स है, यहां पर भी रेशियो बनता है हाइड्रोजन का, यहां पर रेशियो 1 है। और अब सिंपल सा लॉजिक अगर लगाया जाए तो लॉ ये बोल रहा है
कि भैया जब ये कॉम्बाइन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अमाउंट कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ, आई रिपीट ऑक्सीजन का जो अमाउंट हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन होगा, ये रेशियो आपका क्या करेगा, सिंपल नंबर देगा। ये रेशियो आपको क्या देगा, सिंपल होल नंबर रेशियो देगा ये। इसका मतलब स्टूडेंट्स ध्यान सुनेगा कि मान के चलो अगर ऑक्सीजन अब अगर हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो जैसे अगर यहाँ रेशियो स्टूडेंट 8 से 8 था यहाँ पर, तो स्टूडेंट अगला रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 8 के मल्टीपल में आएगा, 8 के मल्टीप्लाई में आएगा, यानी 8 से मल्टीप्लाई होकर ज्यादा 2 बनेगा, 2 का मतलब 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना हो गया स्टूडेंट 16। यानी कि अब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ध्यान सुनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर दोबारा कंबाइन होकर एक और अमाउंट एक और कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन का 16 मास ही आना चाहिए। कितना मास आना चाहिए 16, यानी आपके पास जो ऑक्सीजन का वेट आएगा ना नेक्स्ट कंपाउंड में वो 8 के मल्टीपल में ही आना चाहिए। मल्टीपल का मतलब कि 8 से वैल्यू मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अब चाहे वो 8 को आप 2 से इंटू करो, 3 से इंटू करो, 4 से इंटू करो, वो कंपाउंड पे डिपेंड करता है, राइट। लेकिन फिलहाल लॉ क्या बोल रहा है कि भैया जब इन दोनों का रेशियो कंबाइन होगा, मल्टीपल रेशियो इनका मतलब अलग अलग कंपाउंड से अगर इसका रेशियो कंबाइन होकर के बनाएगा तो जो रेशियो होगा दूसरे एलिमेंट का, जो रेशियो होगा स्टूडेंट दूसरे एलिमेंट का, वो क्या होगा, वो होल नंबर तो होगा और बियर्स सेम रेशियो, सिंपल रेशियो, बियर्स सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो मतलब 8 और 16 का अंदर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहां पर आपका ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपका ऑक्सीजन, ध्यान सुनेगा कि जब आपके ऑक्सीजन ने H2O2 बनाने के लिए, ध्यान सुनेगा, ऑक्सीजन ने जब H2O2 बनाने के लिए हाइड्रोजन से दोबारा कंबाइन होना चाहा, तो यहां पर आपके ऑक्सीजन का जो अमाउंट निकल करके आया, जो अमाउंट यूज हुआ ऑक्सीजन का, वो इस बार 8 यूज नहीं हुआ, कितना यूज हुआ स्टूडेंट 16, यानी कि 8 के मल्टीप्लाई में ही आंसर आएगा। अगला कंपाउंड जो बनेगा 8 के मल्टीपल में ही बनेगा। 8 का मल्टीपल मतलब कि 8 से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, अब चाहे 2 से इंटू हो, 3 से इंटू, 4 से इंटू, ठीक है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो स्टूडेंट्स, मान लो आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फिर से एक और कंपाउंड बनाना है, मान लो एक और एलिमेंट कंबाइन करना है, कंपाउंड बनाना है को बना करके, राइट। सिंपलेस्ट कंपाउंड में रेशियो कितना था 8 का। लॉ बोल रहा है कि जो रेशियो अब अगला कंपाउंड जो बनेगा वो इस रेशियो के मल्टीपल में आना चाहिए। यानी कि मान लो दूसरा कंपाउंड बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, उसमें रेशियो आगे 1:16, जो कि आप देख सकते हो। मान लो स्टूडेंट तीसरा कंपाउंड बना, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अगला रेशियो आएगा स्टूडेंट्स, अब वो अगेन 8 के मल्टीपल में ही आएगा। आई रिपीट, वो 8 के मल्टीपल में ही आएगा। यानी कि कहानी 16 से बदल करके सीधा कहां रुकेगी जाकर 24 पे। कहां पे रुकेगी स्टूडेंट 24 पे। कोई बीच में नंबर नहीं आ सकता, यानी कि 8 से लेकर 16 के बीच में कोई नंबर नहीं आ सकता, इनके बीच में नहीं रहेगा वैल्यू कोई, ठीक है। कि रेशियो आपको क्या रहेगा, मल्टीपल में आना चाहिए। रेशियो क्या आना चाहिए, मल्टीपल में आना चाहिए। कि जब सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं आपके अलग कंपाउंड बनाने के लिए, तो उनका जो मास का रेशियो रहेगा वो मल्टीपल में आएगा। पहले वाले के कंपैरिजन अगली जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब चाहे वो 2 से मल्टीप्लाई हो, 3 से मल्टीप्लाई हो, वो कंपाउंड पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। वो किस पे डिपेंड करता है, कंपाउंड पे। तो बेसिकली ध्यान सुनेगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन का यही मतलब है कि एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, लेकिन जब वो फिक्स मास से अलग वो एलिमेंट कोई दूसरा एलिमेंट फिक्स मास वाले एलिमेंट से कंबाइन करेगा, तो उसका मास जो रहेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, मल्टीपल में आ रहा होगा। 8 के बाद 16 के बाद 24। मान लो अगर कहानी 24 के बाद, मान लो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर मान लो स्टूडेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब अगला कंपाउंड बनाएंगे, तो स्टूडेंट अगले कंपाउंड में भी लॉ के मुताबिक अगले कंपाउंड में भी जो रेशियो निकल करके आएगा ना, वो रेशियो 8 के मल्टीपल में आएगा। यानी कि 24 के बाद अगला रेशियो 25, 26, 27 नहीं होगा, 8 के मल्टीपल में होगा। और आप लोग जानते हो स्टूडेंट 24 के बाद क्या आता है, 32। क्या आता है स्टूडेंट, 32। तो आप यहां देख सकते हो स्टूडेंट, यहां पर आपका जो फैक्टर है वो 2 से इंटू हुआ था, यहां फैक्टर जो 3 टाइम्स हो गया था, यहां फैक्टर कितना हो गया 4 टाइम्स। यहां कितना स्टूडेंट फैक्टर हो गया 4 टाइम्स। मान लो कोई फिफ्थ कंपाउंड बनाया, दोनों ने मिलकर कोई फिफ्थ कंपाउंड बनाया, तो वहां रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 टाइम्स। यानी कि अगला जो मास का रेशियो निकालेंगे ना, मास का रेशियो जो क्वांटिटी यूज हो रही है प्रोसेस में, कंपाउंड बनाने जो क्वांटिटी यूज हो रही है स्टूडेंट, उस मास के रेशियो की बात हो रही है कि अगले मास के रेशियो में, अब जो अगले वाली क्वांटिटी में अगला कंपाउंड में जो मास का रेशियो निकल करके आएगा वो 32 के बाद सीधा कितना होगा 40, 32 के बाद 33, 34, 35 ये वैल्यूज कभी नहीं मिलेगी, कंपाउंड देगा ही नहीं वैल्यू। लॉ यहां पर यही बोलना चाह रहा है कि जो रेशियो कंबाइन होंगे तो रेशियो एक एलिमेंट का तो फिक्स रहेगा, क्योंकि एक का माना गया फिक्स बोला गया है, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट का जो मास कंबाइन होगा दूसरे वाले के साथ, एक का मास जो दूसरे फिक्स वाले के साथ जो कंबाइन होगा, वो रेशियो हमेशा स्टूडेंट्स क्या आएगा, मल्टीपल में आएगा। किसमें आएगा, मल्टीपल में आएगा। 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, ऐसे, राइट। तो बेसिकली बात ये कहना चाह रहा था यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब अगर यहां पर आते हैं स्टूडेंट लेमन भाषा में, कि सरल शब्दों में अगर लॉ को समझे, स्टेटमेंट वगैरह भूल जाओ, सरल शब्दों में लॉ को समझे, तो लॉ यही बोल रहा है कि भैया जब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ध्यान सुनेगा,
जब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे तो हाइड्रोजन का मास हर जगह फिक्स रहेगा 1। क्या रहेगा? 1 रहेगा। फिलहाल ये दोनों प्रैक्टिकल कंपाउंड है तो इन दोनों को भी समझ सकते, इन दोनों को लेकर भी समझ सकते हैं, लेकिन कंपाउंड लॉ के ऊपर कमांड बनाने के लिए, लॉ के स्टेटमेंट को अच्छे से दिमाग में उतारने के लिए मैं आपको स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। वैसे कंपाउंड्स बनते नहीं है, बस समझने के लिए एग्जांपल के लिए तौर पर ले लेते हैं लेट से कि लॉ यही बोल रहा है कि जब कंबाइन होंगे तो 1:8 रेशियो रहेगा और अगला कंपाउंड जो बनेगा वो 8 का मल्टीपल आएगा, दैट इज 16। और मान लो उसके बाद अगर थर्ड कंपाउंड बना तो अगला कंपाउंड होगा 1:24 की फॉर्म में। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 इनमें से कोई रेशियो की वैल्यू मिलेगी नहीं, सीधा अगली वैल्यू जो मिलेगी वो 8 के मल्टीपल में आएगी। और 16 के बाद 8 का मल्टीपल क्या होता है? 24। और मान लो अगर उसके बाद भी कोई और कंपाउंड बनाना चाहेंगे तो अगला जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 32, और कोई नंबर बीच में मिलेगा ही। तो लॉ यही बोल रहा है दैट मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट व्हिच बियर्स सिंपल रेशियो। जो रेशियो आएगा दोनों मासेस का वो सिंपल आएगा। क्या आएगा? सिंपल आएगा। अगर आपको स्टूडेंट्स ऐसे भी समझ में नहीं आता तो इसका एक और तरीका भी है स्टूडेंट्स। क्या तरीका है? दूसरा कि देखो एक एलिमेंट का तो मास यहां फिक्स होता है, बिल्कुल होता है। एक काम करो, बाकी जो दूसरा एलिमेंट जो कंबाइन हो रहा है उसके मास का रेशियो ले लो। कितना ले लो? रेशियो। यहां रेशियो कितना है? 18, यहां कितना है? 16। कितना आएगा स्टूडेंट? 1:2। कितना आएगा स्टूडेंट? 1:2। तो आप देख सकते हो मास कितना हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया फैक्टर आपका, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो रेशियो आएगा वो हमेशा होल नंबर में आएगा, ऐसे भी ले सकते हैं आप लोग, राइट। तो फिलहाल इस लॉ को स्टूडेंट एक और एग्जांपल से समझते हैं और जानते हैं कि क्या कह रहा है लॉ, राइट। चलिए इसका एक और एग्जांपल स्टूडेंट अगर मैं आपसे लेके चलूं तो कार्बन ऑक्सीजन ले सकते हैं हम लोग। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन स्टूडेंट्स कंबाइन करके बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, और ये दोनों कंबाइन करके स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करी जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बोलता है? कार्बन का मास 12 स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन 16। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? आपका 3:4। कितना रेशियो आएगा स्टूडेंट? 3:4। अगला कंपाउंड कार्बन का CO2 मास अगेन 12 और ये आपका 32। सिंपल करेंगे इसको आप लोग स्टूडेंट तो कितना बन जाएगा? 3:8। कितना आएगा? 3:8। सो अगेन स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास फिक्स है, कंबाइन विद मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स मास, यानी कि अगेन स्टूडेंट आप देख सकते हो, अगेन ऑक्सीजन का मास देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर गया, फिर से मल्टीपल में आ रहा है। यानी कि अगर मान लो मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो रेशियो था मान लो 3:4 था, 4 रेशियो अगर आ रहा था, तो कार्बन के ऑक्सीजन के, ध्यान सुनेगा, कार्बन ऑक्सीजन के हर कंपाउंड में ऑक्सीजन का रेशियो 4 के मल्टीपल में आएगा। यानी 4, सेकंड कंपाउंड बना तो 8, थर्ड कंपाउंड बना तो 12, अगला कंपाउंड बना तो 16, उससे अगला कोई कंपाउंड बना तो 20, ऐसे 4 का मल्टीपल। इसके बीच में कोई और वैल्यू मिलेगी ही नहीं, इसके बीच में स्टूडेंट कोई और वैल्यू मिलेगी ही नहीं। लॉ यही बताना चाह रहा है आपको। जैसे इस बार अगेन आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि दोनों का जो रेशियो, इस बार ऑक्सीजन का जो रेशियो आ गया CO2 से, CO के अंदर रेशियो 3:4 था, CO2 में रेशियो निकाला तो 3:8 हो गया। यानी कि जो रेशियो हुआ स्टूडेंट्स आपका वो क्या हो गया? फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो गया। किससे स्टूडेंट्स? 2 से मल्टीप्लाई कर गया। तो अगेन आप यहां पे देख सकते हो कि स्टूडेंट एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा। लॉ बोल रहा है कि ये फिक्स मास जब दूसरे एलिमेंट के मास से कंबाइन करेगा तो ये मास हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर रेशियो में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए स्टूडेंट्स? होल नंबर रेशियो में। होल नंबर रेशियो मतलब अगेन आप लोग 4 और 8 को मल्टीप्लाई से रेशियो ले, रेशियो मतलब उसमें डिवाइड कर देना होता है। डिवाइड करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 1:2। यानी रेशियो कितना रहेगा इसका? 4 और 8 का कितना रेशियो रहेगा स्टूडेंट्स? 1:2। कितना रहेगा स्टूडेंट? 1:2। तो ये होल नंबर रेशियो आना चाहिए। ये जो रेशियो आएगा ऑक्सीजन का, ये कितना आना चाहिए? होल नंबर रेशियो। यही कहता है स्टूडेंट्स आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यही कहता है स्टूडेंट्स आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फाइन, हटा दिया जाए इसको स्टूडेंट्स। कर ले कॉपी सब लोगों ने? चलिए अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा एक चीज बता देता हूं मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को, इस टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, ध्यान सुनेगा, इस टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे स्टूडेंट, उन सभी न्यूमेरिकल्स में हम लोग जो क्वांटिटी लेके चलेंगे सब्सटेंस की, वो 1 ग्राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। हर कैलकुलेशन 1 ग्राम के लिए होगी। 1 ग्राम के लिए स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज, ध्यान सुनेगा, बिकॉज रेशियो जो होता है ना स्टूडेंट्स, जब दो चीजों को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो रेशियो जनरली 1 से छोटा ही आता है। वो रेशियो जब भी आएगा स्टूडेंट वो 1 से छोटा ही आता है, राइट। मतलब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, P/Q फॉर्म को फ्रैक्शन बुलाता है। तो स्टूडेंट फ्रैक्शन जो रेशियोज होते हैं हमारे जनरली 1 से बड़े कभी आते ही नहीं। मैक्सिमम वैल्यू किसी रेशियो की 1 होती है, वो हमेशा 1 से छोटी होती है अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं तो, राइट।
तो यहां पर हम एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन लेके चलेंगे, याद रखना कि न्यूमेरिकल करते टाइम हम जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे वो हम लोग स्टूडेंट 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए करेंगे। कितने ग्राम सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड दे रखा होगा 1 ग्राम के लिए कैलकुलेशन होगी। एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, याद रखना। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि केमिस्ट्री में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हैंडल करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका निकाल रखा था कि भैया जो भी कैलकुलेशन, जो भी हम डाटा लेंगे वो 1 ग्राम के लिए कैलकुलेशन कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना काफी आसान होता है। क्या होता है स्टूडेंट? आसान होता है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन सेज स्टूडेंट्स, कॉपर gives two oxides multiple proportion स्टूडेंट्स। यस, लॉ बोल रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात हो रही है, राइट। चलिए तो स्टूडेंट ये आपका आ गया क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना सिखाता हूं आपको स्टूडेंट्स, जिन्हें आता है वो ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स दो डाटास की बात हो रही है स्टूडेंट, डाटा नंबर 1, डाटा नंबर 2, ठीक है। तो स्टूडेंट दोनों के अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं, पहला कैलकुलेशन और वो सेकंड केस आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले केस में हम कैलकुलेट करते हैं। आपको मेटल ऑक्साइड का वेट दिया हुआ है स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड कितना दे रखा है आपको दोनों केस में 1 ग्राम, ठीक है। जिसमें से बोला गया है कि 1 ग्राम को बर्न करने पर आपका कॉपर मेटल रिलीज हो रहा था इतना इतना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर दोनों केस में हम लोग स्टूडेंट्स मास ऑफ कॉपर देखें तो कितना आ रहा है, इस वाले केस में 0.88 ग्राम, और सेकंड तरफ हम दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं तो यहां पर भी स्टूडेंट्स मेटल ऑक्साइड आपको दिया हुआ है कितना, अगेन आपको 1 ग्राम ही दिया हुआ है, और यहां पर आपका मास ऑफ कॉपर जो रिलीज हुआ था हीट करने पर वो दिया हुआ है स्टूडेंट 7.99 ग्राम, ठीक है, 7.99 ग्राम, ठीक है। अब आपको निकालना है स्टूडेंट, देखो कॉपर ऑक्साइड की बात हो रही है, तो अगर स्टूडेंट्स 1 ग्राम में इतना कॉपर है तो रिमेनिंग ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 से माइनस कर दो तो 0.112 ग्राम आ जाएगा ये, राइट। सेम में यहां पर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना होगा तो स्टूडेंट अगेन 1 से माइनस कर देंगे कॉपर के मास को, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0.201 ग्राम, बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो कि ये जो दो लॉ है, ध्यान सुनेगा, ये स्टेटमेंट और इसका क्या मतलब निकलता है, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट। ये जो वेट आ रहा है हमारे पास, ये हमको ये बताना चाह रहा है कि भैया इतने ग्राम, ध्यान सुनेगा, कि जब 1 ग्राम ऑक्साइड था तो उसमें से इतना ग्राम कॉपर था, और इतने ग्राम कॉपर से कितना ऑक्सीजन कंबाइन हो रखा था 0.112। ध्यान सुनेगा, 1 ग्राम कंपाउंड था, उस 1 ग्राम में से इतना तो कॉपर ही था। तो क्या मतलब समझ आता है कि भैया उस 1 ग्राम के अंदर इतने कॉपर के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन हो रखा था 112 ग्राम, कितना स्टूडेंट 112 ग्राम। तो इतने कॉपर के साथ इतना कॉपर, इतना ऑक्सीजन कंबाइन है, इतने कॉपर के साथ इतना ऑक्सीजन कंबाइन है। दूसरी तरफ चले जाओ, 1 ग्राम ऑक्साइड यहां भी था तो यहां बंद करा तो 0.799 ग्राम कॉपर आया। तो इसका क्या मतलब निकलता है स्टूडेंट्स की 1 ग्राम कंपाउंड में 0.799 ग्राम कॉपर था, और उस कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, जो ऑक्सीजन का वेट कंबाइन हुआ था, वो कितना था स्टूडेंट 0.201, कितना था स्टूडेंट 0.201 ग्राम, इतने कॉपर से मिक्स हो रखा था, राइट। अब जैसा मैंने बताया कि 1 ग्राम के लिए कन्वेंशन होता है 1 ग्राम के लिए, तो स्टूडेंट अब उसी 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग जो मेथड लगाने वाले हैं वो मेथड है स्टूडेंट्स आपका यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड है स्टूडेंट्स आप लोगों का, ये यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से स्टूडेंट्स 0.888 ग्राम ऑफ कॉपर, इतना ग्राम कॉपर कितने से कंबाइन हो रखा है स्टूडेंट्स 0.112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हो रहा है कि नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो रहा है, कि इतने ग्राम कॉपर से इतना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, तभी टोटल मास 1 ग्राम दे रखा है, राइट। तो अब यहां से स्टूडेंट स्ट्रेट अवे मैं 1 ग्राम कॉपर के लिए कैलकुलेट करूंगा, क्या करूंगा 1 ग्राम कॉपर के लिए कैलकुलेशन कर दूंगा। जैसे मैंने बताया था स्टैंडर्ड कन्वेंशन है स्टूडेंट्स, याद रखना केमिस्ट्री और फिजिक्स में कन्वेंशंस को यूज करते हैं। कन्वेंशन मतलब कि स्टैंडर्ड तरीका कैलकुलेशन करने का। तो यहां पर यूनिटरी मेथड लगा करके 1 ग्राम को लेकर के चलेंगे सभी कैलकुलेशंस के लिए, ऑलराइट। तो 1 ग्राम कॉपर के लिए अगर स्टूडेंट निकाले तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये यहां पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा। ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो 0.126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट ऑक्सीजन 0.126, यानी कि स्टूडेंट 1 ग्राम कॉपर के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा 0.126 ग्राम, कितना स्टूडेंट्स 0.126 ग्राम। दूसरी तरफ आते हैं स्टूडेंट्स की 0.079 ग्राम ऑफ कॉपर के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा था स्टूडेंट 0.201 ग्राम ऑफ
ऑक्सीजन, कितना 0.21 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा था। तो अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 ग्राम कॉपर के लिए निकाल लेते हैं, तो कितना बन जाएगा ये 0.210 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओ सॉरी डिवाइडेड बाय 0.799। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 0.256 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये इतना आ जाएगा। लॉ बोल रहा था कि अगर मान लो एक एलिमेंट का मास फिक्स है तो दूसरा एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए, मल्टीपल में आना चाहिए, रेशियो जो होगा वो होल नंबर मल्टीप्लाई कर जाना चाहिए। तो अगेन स्टूडेंट लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, ध्यान सुनेगा, लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए स्टूडेंट्स अब हम लोगों को इस वेट और इस वेट को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, रेशियो लेना पड़ेगा इनका। क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, रेशियो। अगर रेशियो होल नंबर में आ गया 1 2 3 4 की फॉर्म में आ गया तो समझ जाओ लॉ आपका एप्लीकेबल है, यहां इस डाटा के ऊपर हमारा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, राइट। तो अगर स्टूडेंट फाइनली मैं रेशियो ऑफ ऑक्सीजन लू, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड, तो इसको वेट ले लीजिए स्टूडेंट 0.256 डिवाइडेड बाय 0.0125 आएगा ये, और ये स्टूडेंट 0.126, जिसको स्टूडेंट आप कैलकुलेट करोगे तो 2। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि इन दोनों कंपाउंड में जो ऑक्सीजन का रेशियो है स्टूडेंट वो कितना है 1:2। कितना रेशियो स्टूडेंट 1:2। तो ये जो रेशियो आ रहा है स्टूडेंट 1:2 ये करेक्ट है, इसको मैं 2/1 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 2/1 भी लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट रेशियो कितना आ रहा है ऑक्सीजन का 1:2, यानी कि एक कंपाउंड में ऑक्सीजन जो कंबाइन हुआ था वहां पे जितना भी वेट था अगले कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो कंबाइन वेट हुआ वो कितना रेशियो से मल्टीप्लाई हो गया, उसका जो वेट था वो कितने फैक्टर से इनटू हो गया, 2 फैक्टर से इनटू हो गया, इसलिए रेशियो आ गया स्टूडेंट 1:2। तो स्टूडेंट दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। स्टूडेंट दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो स्टूडेंट इस तरीके से आज हम लोगों ने 3 लॉ जो पढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में स्टूडेंट्स, ये बहुत बेसिक से लॉ थे। बाकी दोनों लॉ जो है स्टूडेंट वो आपके गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं, तो उनको स्टूडेंट हम एक डिफरेंट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फाइन, क्योंकि उन लॉ को समझने के लिए आपको मोल कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारी जो अगली वीडियो है वो मोल कंसेप्ट के ऊपर ही बन रहेगी, मोल कंसेप्ट जानेंगे क्या होता है, और मीनवाइल तब तक उन दोनों लॉस को हम लोग होल्ड पे रख देते हैं, मोल कंसेप्ट जानेंगे उसके बाद उन लॉस को स्टडी करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट आई होप आज आप लोगों को जो मैंने लॉस पढ़ाया हो वो समझ आया होगा, राइट। और अगर लॉ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे से बता सकते हैं अपनी दिक्कत को, ओके। अगर आपको स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अभी के लिए वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, गुड बाय।